मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है 3 जादुई सोने के पर्स की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रूबी अपनी माँ देवकी के साथ एक छोटी सी पुरानी सी हवेली में रहती थी। देवकी की हमेशा तबीयत खराब रहती थी। रूबी के पिता की मृत्यु रूबी के जन्म से पहले ही हो चुकी थी। रूबी अपनी माँ की देखभाल के साथ साथ बस स्टैंड पर भीख मांगने जाया करती थी। साहब, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है साहब। ये लो 2 रुपए। अब सुबह सुबह काम का समय होता है, रोज रोज आकर परेशान मत किया करो। वो आदमी रूबी को 2 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रूबी सबसे भीख मांग रही थी। कुछ लोग रूबी को 2-4 रुपए दे देते थे, लेकिन कुछ लोग उसे डांट कर भगा देते थे। एक दिन रूबी कुएं के पास से गुजर रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। रूबी उसे देखकर मन में सोचती है, इनको तो मैंने इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। इनके कपड़े देखकर तो लगता है कि ये बहुत अमीर होंगे। इनसे भीख मांगती हूँ, क्या पता आज 2-4 रुपए से कुछ ज्यादा मिल जाए। ये सोचती हुई रूबी उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहती है, ऊपर वाले के लिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। वो बूढ़ी औरत बहुत दयालु थी। छोटी सी बच्ची को भीख मांगते देख बूढ़ी औरत की ममता उमड़ जाती है। हालात भी इंसान से क्या क्या करवाते हैं। मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें खाने को जरूर दे सकती हूँ, चलो मेरे साथ। ये कहती हुई बूढ़ी औरत रूबी को अपने हवेली के पास ले जाती है और उसे खाने के लिए बहुत सारे फल देती है। इन्हें खा लो, ये पौष्टिक भी है और इससे तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। धन्यवाद। सभी लोग मुझे डांटकर भगा देते हैं और 1-2 रुपए ही देते हैं, लेकिन आपने मुझे पेट भर खाने को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर रूबी वहाँ से फल लेकर चली जाती है। मैंने तो इसे फल खाने को दिए थे, फिर ये फल लेकर कहाँ गई और इसने यहाँ कुछ भी खाया क्यों नहीं। बूढ़ी औरत ये सोचती हुई अपने काम में लग जाती है। वहाँ दूसरी ओर रूबी फल ले जाकर अपनी माँ को खिलाती है। ये लो माँ, आज एक बहुत भली और नेक दिल इंसान ने मुझे इतने सारे फल दिए, इसे खा लो। मेरी तबीयत ठीक होती तो तुझे मेरा इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। वो सब छोड़ो माँ, अभी आपकी तबीयत खराब है, आप इसे खा लो और आराम करो। मैंने पहले से भी कुछ पैसे जमा किए हैं, कुछ रुपए और जोड़कर आपकी दवाई भी आ जाएगी। अभी आप आराम करो। अगले दिन से रूबी उस बूढ़ी औरत की हवेली के बाहर खड़ी हो जाती थी। रूबी को देखकर वो बूढ़ी औरत रूबी को रोजाना कुछ न कुछ खाने को दे दिया करती थी और रूबी रोज की तरह बिना कुछ खाए सारा खाना अपने साथ ले जाती थी। एक दिन, आ गई तुम। आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा एक सवाल है। मैं तुम्हें रोज खाने को देती हूँ और अब तो मैं घर पर तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाने लगी हूँ, लेकिन तुमने एक भी बार कुछ नहीं खाया, ऐसा क्यों? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। अगर मैं ही सब खा जाऊंगी तो वो क्या खाएंगी, इसलिए मैं उनके लिए घर पर खाना ले जाती हूँ। आप मुझे जो भी देती है वो पौष्टिक होता है, लेकिन दवाइयाँ ना मिलने की वजह से मेरी माँ की हालत और बिगड़ती जा रही है। तुम इतनी सी उम्र में अपनी माँ का ध्यान भी रखती हो, ये बहुत गर्व की बात है। लो, ये गाजर का हलवा अपने साथ ले जाओ, तुम्हारी माँ के लिए मैं दुआ करूँगी। उसके बाद रूबी वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी औरत रूबी की दुख भरी कहानी सुनकर भावुक हो जाती है। वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। वो अपने जादू से उसकी माँ की बुरी हालत भी देख लेती है। उसकी माँ की हालत देखने के बाद, अरे नहीं, भगवान लाचार बेबस लोगों पर इतने जुल्म क्यों करता है, मुझे ही इनके लिए कुछ करना होगा। इसके बाद बूढ़ी औरत रूबी के लिए 3 जादुई सोने के पर्स बनाती है। अगले दिन जब रूबी बूढ़ी औरत के पास आती है, तब बूढ़ी औरत रूबी को 3 जादुई सोने के पर्स थमा देती है। जादुई सोने के पर्स देखकर रूबी कहती है,
नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं भला सोने के पर्स का क्या करूंगी? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब देती है। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और ये तीनों जादुई सोने के पर्स मैंने अपने जादू से बनाए हैं। रूबी बड़ी ही हैरानी से कहती है, हैं? क्या जादू सच में होता है? हाँ, ये जादुई सोने के पर्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। इसे अपने साथ ले जाओ। लेकिन इन तीनों जादुई सोने के पर्स का क्या काम है? एक जादुई सोने के पर्स से बहुत सारे पैसे निकलेंगे, दूसरे जादुई सोने के पर्स से बहुत सारा खाना निकलेगा और तीसरे जादुई सोने के पर्स से तुम्हारी जरूरत का वो हर एक सामान निकलेगा जो तुम चाहोगी, फिर चाहे दवाइयाँ हो या घर का कोई भी सामान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी आजीवन आभारी रहूंगी। लेकिन ध्यान रहे, ये जादुई सोने के पर्स तभी काम करेंगे जब मेरे जादू को ऐसा लगेगा कि तुम्हें उसकी सच में जरूरत है, वरना ये जादुई सोने के पर्स मामूली सोने के पर्स बन जाएंगे। इसलिए इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। जी। इसके बाद रूबी तीनों जादुई सोने के पर्स अपने घर ले जाकर अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, वो भली इंसान एक जादूगरनी निकली। उन्होंने आज मुझे ये 3 जादुई सोने के पर्स दिए हैं। जादुई सोने के पर्स? हाँ माँ, इसका इस्तेमाल कर कर देखते हैं। इसके बाद रूबी पहले जादुई सोने के पर्स में हाथ डालकर कहती है, मेरी माँ के लिए दवाइयाँ दे दो जिससे उनकी तबीयत ठीक हो सके। उसके बाद रूबी उस जादुई सोने के पर्स से अपना हाथ बाहर निकालती है तो उसके हाथों में दवाइयाँ होती है। देखो माँ, ये तो सच में जादुई सोने के पर्स है। ऐसे ही रूबी दोनों जादुई सोने के पर्स में हाथ डालकर एक एक कर कर अपनी जरूरत का सारा सामान मांग लेती है। पैसे, कूलर, टीवी, सब कुछ। जादुई सोने के पर्स द्वारा दिए गए पैसों से रूबी और उसकी माँ अपने रहने के लिए एक पक्का घर बनवा लेते हैं। देखा माँ, कल तक हम भीख मांगते थे, उस बूढ़ी औरत ने हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटी, लेकिन हमें तीनों जादुई सोने के पर्स को किसी सुरक्षित जगह रख देनी चाहिए, कहीं कोई इसे चुरा कर ना ले जाए और इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता माँ। कोई भी व्यक्ति अगर इसका इस्तेमाल अपने लालच के लिए करेगा तो उसके साथ बुरा होगा और ये साधारण सोने के पर्स बन जाएंगे। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करो। जी माँ। उसके बाद से रूबी अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सिंड्रेला परी के रसीले सेब की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। रत्नापुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सावित्री का अपना कोई नहीं था, वो अकेली रहती थी। सावित्री के पास एक सेब का बहुत ही बड़ा बाग था। उस बाग के सेब बहुत ही मीठे और अच्छे थे। एक दिन सिंड्रेला परी सावित्री के बाग के ऊपर से गुजर रही थी कि तभी उसे कई बच्चे बाग में खेलते हुए दिखाई दिए। तभी सावित्री वहाँ आती है और बच्चों को अपने पास बुलाती है। सारे बच्चे सावित्री को घेरकर खड़े हो जाते हैं। अरे अम्मा, हमें जल्दी से रसीले सेब दो ना, बहुत भूख लगी है। फिर सावित्री सब बच्चों को सेब दे देती है। सभी बच्चे सेब लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक बच्चा रोता हुआ सावित्री के पास आया और बोला, अम्मा, मुझे भी एक सेब दो ना, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। रोते नहीं बेटा, आओ मेरे पास, मैं देती हूँ तुम्हें सेब। लेकिन सावित्री ने अपनी सेब की टोकरी में झांका तो सारे सेब खत्म हो चुके थे। लगता है सेब खत्म हो गए, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ताजे सेब तोड़ कर लाती हूँ। ऐसा कहकर सावित्री सेब तोड़ने बाग में जाती है, लेकिन सेब काफी ऊंचाई पर होने के कारण उसके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते।
ये सेब तो मुझसे तोड़े नहीं जा रहे। वो बेचारा लड़का भूखा बैठा हुआ है, मैं अब उसे क्या जवाब दूंगी। ये सब सिंड्रेला परी एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रही थी। ये अम्मा तो कितनी नेक है, एक अनजान लड़के के लिए कितनी कोशिश कर रही है कि वो बेचारा भूखा ना रह जाए। मुझे अम्मा की मदद जरूर करनी चाहिए। ये सोचकर सिंड्रेला परी एक लड़की का रूप बदलकर सावित्री के पास गई और बोली, अम्मा लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं, मैं सेब तोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर वो सेब तोड़ने लगी। तुम्हारा शुक्रिया बेटी, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हें कभी गांव में नहीं देखा। तुम कौन हो? अम्मा, दरअसल मैं पास के गांव से आई हूँ। अच्छा बेटी, तुम भी सेब तोड़कर खा लो, जब तक मैं उस बच्चे को सेब देकर आती हूँ। ऐसा कहकर सावित्री उस लड़के को सेब देने चली गई। वहीं सिंड्रेला परी भी सेब खाकर वहाँ से चली गई। सच में बहुत ही रसीले सेब थे और उससे प्यारी अम्मा है। सावित्री जब वापस आई तब लड़की को वहाँ ना पाकर हैरानी से बोली, अरे ये लड़की कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। सिंड्रेला परी को सावित्री के बाग से सेब इतने स्वादिष्ट लगे कि वो लड़की बनकर हर रोज सेब खाने के लिए बाग में आने लगी। वाह, मजा ही आ गया। इतने रसीले सेब मैंने पहले कभी नहीं खाए। उसी गांव में चंपक और शंकर नाम के दो आदमी रहते थे। उन दोनों की नजर उस बाग पर थी। अरे शंकर भैया, इस बाग की जमीन करोड़ों की है। मैंने उस बुढ़िया को कितनी बार कहा कि जमीन मुझे दे दे, लेकिन मानती नहीं। अरे मैं तो कई बार उस बुढ़िया को बोल चुका हूँ, पैसे ले ले और अपने बाग की जमीन मुझे दे दे, लेकिन कहती है कि मैं जीते जी अपनी जमीन नहीं बेचूंगी। चलो कल फिर चलते हैं और फिर से बात करते हैं जमीन के बारे में। अगले दिन चंपक और शंकर सावित्री के बाग में पहुँचे। तब सिंड्रेला परी भी उस दिन बाग में ही थी। चंपक सावित्री को जोर जोर से पुकारने लगा, अरे बुढ़िया, कहाँ है? बाहर निकल। चंपक की आवाज सुनकर सावित्री बाहर आई और बोली, कौन है जिसे बात करने की तमीज नहीं है? अच्छा, तो तुम दोनों कबाड़ी यहाँ फिर से आ गए। एक बार कहा समझ में नहीं आता कि मुझे ये जमीन नहीं बेचनी। अरे अम्मा, तुम्हें इतने पैसे कोई नहीं देगा जितना मैं दे रहा हूँ। वैसे भी क्या रखा है इस जमीन में? तुम जैसे पैसों की लालची नहीं समझेंगे। और रही बात इस जमीन को बेचने की, मैं इस जमीन को जीते जी तो नहीं बेचने वाली। चलो अब दोनों निकलो यहाँ से। ए बुढ़िया, तूने हम दोनों का बहुत बड़ा अपमान किया है। हम दोनों तुझे छोड़ेंगे नहीं। सावित्री को धमकाते देख सिंड्रेला परी को बहुत गुस्सा आया और वो लड़की का रूप बदलकर उन दोनों के पास आकर बोली, तुम दोनों को औरत से बात करने की तमीज नहीं? चलो फुटो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी यही ऐसी की तैसी कर दूंगी। लड़की की ऐसी बातें सुनकर शंकर और चंपक हंसने लगे। देखो, ये लड़की हमें ज्ञान दे रही है। अरे मैडम, घर जाओ और घर के काम करो। लड़ाई झगड़ा हम दोनों मर्दों के लिए छोड़ दो। इतने मर्द हो तो हो जाए दो दो हाथ। लड़की की धमकी सुनकर चंपक और शंकर दोनों उसके तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लड़की के रूप में सिंड्रेला परी अपनी जादुई शक्ति से दोनों को हवा में उछालकर दूर पटक देती है। हाय, मर गया रे मेरी कमर। इस बुढ़िया ने तो गुंडी पाल रखी है। हाय, मार डाला रे इस नासपीटे ने। हाय। चंपक और शंकर किसी तरह से बड़ी मुश्किल से उठे और वहाँ से भाग गए। वही लड़की को देखकर सावित्री हैरान होकर पूछती है, अरे बेटी, तुम तो शायद वही हो ना जिसने मुझे उस दिन सेब तोड़ कर दिए थे, लेकिन तुम गायब कहाँ हो गई थी? मैं दोबारा तुम्हारे पास आई थी। अम्मा, उस दिन मुझे कहीं कुछ जरूरी काम से जाना था तो मैं चली गई थी। खैर छोड़ो सारी पुरानी बातें अम्मा, अब तुम घर जाकर आराम करो। इन गुंडों को सबक मिल गया है, ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। बेटी, ये गुंडे दोबारा आएंगे। इन लोगों ने कई सालों से मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। लो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इतनी देर से बातें किए जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। सावित्री की बात सुनकर लड़की सोच में पड़ गई और बोली, जी मेरा नाम सिंड्रेला है। मैंने आपको बताया था कि मैं पड़ोस के गांव में रहती हूँ। हाँ हाँ, याद आया, तुमने बताया तो था, लेकिन बेटी मैं क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ ना, भूल जाती हूँ। अच्छा, तुम्हें सेब खाने होंगे, जाओ बाग में जाकर खा लो।
मैं कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर सावित्री कमरे में चली गई और लड़की रूपी सिंड्रेला परी सोच में पड़ गई। अम्मा कितनी अच्छी है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए और उन दुष्टों को उनकी की सजा देनी चाहिए। मैं अब यही बाग में रहूंगी और फिर देखती हूँ उन दुष्टों को। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उधर रात में चंपक और शंकर सावित्री के यहाँ हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए योजना बना रहे थे। उस लड़की और बुढ़िया ने अपनी बहुत बेइज्जती की है, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ अभी चल के बाग में आग लगा देते हैं और बुढ़िया को भी उस आग में फेंक देंगे। चंपक और शंकर हाथ में मशाल लिए बाग में पहुँचे और आग लगाने ही वाले थे, लेकिन तभी सिंड्रेला परी लड़की का रूप बदलकर उनके सामने आ गई। मुझे पता था पापी, तुम दोनों जरूर आओगे। ऐसा कहकर लड़की उन दोनों के हाथों से मशाल छीनकर उन दोनों को पेड़ पर उल्टा लटका दिया। अरे कोई हमें नीचे उतारो, छोड़ दो हमें। चंपक और शंकर की चीख सुनकर सावित्री और गांव वाले वहां आ पहुँचे। अरे बेटी, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो और इन दोनों को पेड़ से उल्टा क्यों लटका रखा है? तब लड़की अपनी असली रूप यानी परी में बदल गई। अम्मा, ये दोनों तुम्हारे बाग में आग लगाने और तुम्हें मारने आए थे। इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। अम्मा, हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। गलती इंसान से ही होती है, कृपया कर इन दोनों को छोड़ दो, इन्हें माफ कर दो। सावित्री के कहने पर सिंड्रेला परी ने उन दोनों को माफ कर दिया। उस दिन के बाद से शंकर और चंपक दोनों सुधर गए। वो दोनों सावित्री का सम्मान करने लगे। वहीं सिंड्रेला परी भी अक्सर परी लोक से आकर रसीले सेब खाने का लुत्फ उठाने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको सिंड्रेला परी के रसीले सेब की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।